हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 18 सितंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल इम्पॉर्टेंट और द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है वेलफेयर एट द मर्सी ऑफ मशीन। इसमें हम रिसेंटली सरकार ने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो इंट्रोड्यूस किया है आंगनवाड़ी सेंटर में, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीटी आचार्य ने आर्टिकल लिखा है जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के। अ जुडिशियल नज फॉलोइंग स्टक लेजिस्लेटिव बिजनेस। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसमें उन्होंने गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए किसी भी बिल में एक्ट करने के लिए टाइमलाइन फिक्स कर दी थी। उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। आर्टिकल में मेनली आर्गूमेंट दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीज़न क्यों देना पड़ा और क्यों ये डिसीज़न सही है। सो सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। ये 2026 के मेंस में आपको दिखने वाला है। अगर आपको हमारा एनालिसिस सही लग रहा है, अच्छा पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वेलफेयर एट द मर्सी ऑफ मशीन। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर अगर आपने हेडिंग देखी होगी तो क्लियर लिखा है कि जो वेलफेयर है किसके भरोसे पे है, मशीन के भरोसे पे है। जो रिसेंट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसी से हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एफिशिएंट बना रहे हैं। उसके कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी हैं, कुछ नेगेटिव भी होंगे। सो उसी के बारे में यहाँ बात करेंगे। जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है आंगनवाड़ी सेंटर में। और जो ICDS स्कीम है जिसमें बच्चों को टेक होम राशन का प्रोविज़न है, घर पे वो राशन लेके जा सकते हैं, या मदर, लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट वुमेन राशन लेके जा सकती हैं, उन्हें सबसे पहले फेस रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा। एक बार ये वेरीफाई होगा उसी के बाद उन्हें राशन दिया जाएगा। सो बेसिकली इसका रैशनल क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाना, लीकेजेस कम करना, करप्शन कम करना। सो इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होंगे, इसी को हम लोग यहाँ पर एग्जामाइन करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा सकता है। क्रिटिकली एग्जामाइन इंट्रोडक्शन ऑफ FRS इन आंगनवाड़ी, इट्स इम्प्लीकेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड डिग्निटी ऑफ बेनिफिशरीज। ठीक, सो ये हमको क्या करना है, आंसर्स इसका हमें लिखना है। मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ इसका एक मॉडल आंसर टाइप का, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ना शुरू कर लेते हैं। शुरू की जो 4-6 लाइन है ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन में। इसको नोट्स बना लीजिएगा, अदरवाइज़ ये इतना बताने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन आप इसको एज इट इज़ नोट्स बना लीजिए, काम आएगा। इन अमेरिकन नॉवलिस्ट कर्ट Vonnegut novel Player Piano, the author imagined a society where human labor is displaced by machine. Published in 1952, the novel shows how high level of automation create a extremely polarized society with engineers running the machine on one side and the working class at the mercy of machine. ठीक, तो ये लाइन आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको क्रिटिसाइज करना हो मशीन को। अगर इस तरीके का ऐसे का लाइन है जिसमें मशीन को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो उसमें ये चीज़ आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। इफ़ only it weren't for the people, the goddamn people always getting tangled up in the machinery, earth would be a engineer paradise। ये भी आप लाइन लिख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ जो नॉवलिस्ट है उनका ये कहना है कि इंजीनियर ही जो है पूरे अर्थ को रन करेंगे आने वाले टाइम में, और जो वर्कर्स हैं वो किसकी मर्जी पर रहेंगे, वो मशीन और इंजीनियर्स की मर्जी पे रहने वाले हैं, और ये अर्थ जो है इंजीनियर पैराडाइज बन जाएगा। 7 decades later, we are witnessing how welfare delivery in India is turning into software engineer paradise with technocratic union government and its digital automation tools on the one side and frontline workers at the mercy of this tool on the other। 7 डिकेड के बाद हम देख रहे हैं लगातार डिजिटाइजेशन हो रहा है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम में, सो दैट की एफिशिएंसी बढ़े, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशन है, स्पेशली जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो इस टूल को यूज़ कर रहे हैं, और वो जनता है जिनको इस टूल्स के थ्रू पब्लिक सर्विस डिलीवरी मिलनी है। सो दोनों के लिए थोड़े बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशन यहाँ राइटर बता रहा है जो आर्टिकल लिखा है। द लेटेस्ट ऑफ दिस इज़ द मैंडेटरी यूज़ ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इन आंगनवाड़ीज, जो अभी हमने कॉन्टेक्स्ट बताया था आपको। थोड़ा आंगनवाड़ी के बारे में बात करते हैं, आप पता होना चाहिए यार, है ना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है।
सबसे पहले आंगनवाड़ी इस्टेब्लिश किया गया 1975 में टू एड्रेस चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। सो ICDS स्कीम भी 1975 में इंट्रोड्यूस की और इसमें आंगनवाड़ी सेंटर बनाया गया ताकि बच्चों का जो चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है वो कम हो सके। अभी इंडिया में लगभग 14 लाख आंगनवाड़ीज़ हैं और हर सेंटर में कम से कम एक आंगनवाड़ी वर्कर होता है और एक आंगनवाड़ी हेल्पर होता है। जनरली ये महिलाएं होती हैं लोकल कम्युनिटी से। अलॉन्ग विद प्री स्कूल एंड अदर सर्विसेज ईच आंगनवाड़ी इज entrusted with providing legally mandate take home rations for children under 3 years and for pregnant and lactating women under NFSA 2013। ठीक, तो NFSA 2013 में क्या कहा गया है? लीगली कहा गया है, मतलब एंटाइटल्ड हैं, ये लॉ में है। सरकार इसे जब तक कि लॉ चेंज नहीं होगा तब तक सरकार को देना ही पड़ेगा। सो ये लोगों का अधिकार है कि वो जा करके अगर 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो वो टेक होम राशंस ले सकते हैं आंगनवाड़ी सेंटर से। अगर महिलाएं जो है प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेटिंग वुमेन है तो वो भी जाके राशन ले सकती हैं। ये सब इन लोगों का क्या है? लीगल राइट है। ठीक, सो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। इन 2021 द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च पोषण ट्रैकर, अ सेंट्रलाइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर न्यूट्रिशन इनिशिएटिव। सो सरकार ने पोषण स्कीम लॉन्च की थी जिसमें टारगेट रखा गया था कि हम लोग आने वाले टाइम में जो मेल न्यूट्रिशन है, अंडर नरिशमेंट है, उसको कम करेंगे, एनीमिया को कम करेंगे जो महिलाओं में लगभग 50% महिलाओं में है। सो उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डिजिटल ट्रैकर बनाया गया जिसे पोषण ट्रैकर कहा जाता है, जो कि एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि मॉनिटर कर रही है न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स को। AWW हैज़ टू इंस्टॉल द पोषण ट्रैकर ऐप ऑन हर स्मार्टफोन एंड पीरियडिकली अपलोड द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करना है और जो भी न्यूट्रिशन स्टेटस है बच्चों का रियल टाइम में बताना है। सो सब सारी चीज़ें आजकल रियल टाइम में हो रही है। प्रॉब्लम क्या है? AWW जो वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर, इन लोग यार इक्विप नहीं है ये सब सारी चीज़ें करने के लिए, है ना। अब एज भी बहुत हो गई है, बहुत सारे तो 40-45 साल के हो गए, उसके बाद मोबाइल चलाना सीखना इट्स नॉट दैट सिंपल फॉर देम। फ्रॉम July 1 THR फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन विल नॉट बी गिवन अनलेस दिस वुमेन राइट होल्डर्स ऑथेंटिकेट देयर फेसेस थ्रू FRS विच इज़ नाउ इंटीग्रेटेड विद दिस ऐप। नाउ फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इस ऐप से इंटीग्रेट कर दिया है और जितनी भी महिलाएं हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, जब तक के अपना फेस रिकॉग्नाइज नहीं कराएंगी तब तक के उन्हें क्या नहीं मिलेगा? राशन नहीं मिलेगा। eKYC सबसे पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, वेयर द वुमेन आधार एंड बायोमेट्रिक डिटेल्स आर एंटर्ड एंड वेरीफाइड बाय OTP। तो सबसे पहले तो आपको, है ना, जाना पड़ेगा और शक्ल दिखानी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप वेरीफाई कराएंगे, है ना। पहले तो सिस्टम में अपलोड होगा आपका फेस, उसके बाद OTP के थ्रू ये सब सारी चीज़ें होगी, बायोमेट्रिक्स के थ्रू सारी चीज़ें होगी, वेरीफाई होगा। उस एक बार फिर सॉफ्टवेयर में आपका फेस अपलोड हो गया तो अगले बार आप जब भी जाएंगे तो राशन के पहले आपका फेस रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा। इसका पर्पस क्या है? 2 फोल्ड है। फर्स्ट, दैट अ वुमेन और चाइल्ड इज़ नॉट फेकिंग टू बी समबडी एल्स टू गेट फूड, है ना। तो चाइल्ड या वुमेन कहीं और कोई और तो नहीं बन के यहाँ पर राशन ले रहे हैं, ये एक इशू जो सॉल्व हो सकता है। सेकेंड, अ चाइल्ड फूड इज़ नॉट स्टोलन बाय आंगनवाड़ी वर्कर, है ना। तो बहुत बार ये होता है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं वो उस फूड को बेच देते हैं कई बार किसी और को सस्ते में, या फिर खुद घर ले जा लेते हैं। सो ये दोनों चीज़ें रुक पाए इसलिए फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसके, ना बात कर लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यार जब OTP आएगा, OTP तब आएगा जब मोबाइल नंबर हो। बहुत सारी महिलाओं के मोबाइल ही नहीं होंगे, और अगर मोबाइल होंगे भी तो वो घर का एक मोबाइल होता होगा, उसका नंबर कई बार बदल जाता है। सो फ़ोन नंबर भी चेंज हो चुका होगा। इवन वंस द eKYC इज़ कम्प्लीटेड देयर आर एरर इन मैचिंग द फेसेस रिकॉर्डेड इन सॉफ्टवेयर फॉर रीज़न अनक्लियर टू आंगनवाड़ी वर्कर, है ना। तो बहुत बार ऐसा भी होता है यार, है ना। आपने भी कई बार देखा होगा कि आप जाते हैं अपना फेस रिकॉग्निशन डालते हैं, अपना फेस डालते हैं, फिर भी कई बार जो है होता ही नहीं है, लेता ही नहीं है, और उसके रीज़न भी नहीं पता रहते हैं कि भाई क्यों नहीं ले रही है मशीन, उसमें क्या फॉल्ट है। द फोन्स ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू प्रोसेस सच हैवी डेटा एंड ऑफन हैंग। जो आंगनवाड़ी वर्कर उनके फ़ोन आप देखेंगे तो उसमें इतनी कैपेसिटी होगी भी नहीं, बार बार पता चला फ़ोन हैंग ही हो रहा है, लगे हैं 15 मिनट तक के यही चल रहा है। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके साथ कितने इश्यूज़ हो सकते हैं, वो इतनी देर तक परेशान रहेंगी वहाँ पर। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन का। इसके अलावा नेटवर्क कनेक्टिविटी,
पता चला इसके कारण बहुत लंबा डिले चल रहा है, लिंक नहीं आ रही है और भगा दे रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं आंगनवाड़ी में। तो इस तरह का हरासमेंट भी महिलाओं का हो सकता है। एरर इन फेस मैचिंग मीन्स दैट फोटोग्राफ हैज़ टू बी शॉट मल्टीपल टाइम्स कॉजिंग अनॉयंस इवन दो आंगनवाड़ी वर्कर पर्सनली नो ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन कंसर्न कैन वाउच दैट दे आर ऑथेंटिक शी कैन नॉट गिव दैम फूड व्हेन द ऐप फेल्स टू ऑथेंटिकेट दैम। They do not have the power to override the app. Anganwadi workers are also at the front end of facing the ire of authentic women who are unable to have their faces authenticated. ठीक है, तो यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर को भी दिक्कत जाएगी। अगर मान लो कि फेस नहीं ले रही है मशीन, तो फिर उनको आंगनवाड़ी वर्कर के पास कोई पावर तो है नहीं कि वो जो है ऐप को ओवर रूल करे और बोले कि नहीं नहीं तू ले जा, मैं तो तेरे को जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ, हाँ हाँ तुझे ज़रूरत है, ऐसा नहीं चल पाएगा। सो ये सब सारी चीज़ें नहीं होगी तो लोग किसको गाली देंगे? अगर मशीन नहीं चलेगी तो मशीन नहीं चलेगी तो जो काम कर रहा है, जो वर्कर है आंगनवाड़ी वर्कर, उसी को गाली पड़ेगी। सो सरकार के इस कदम से चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे लोगों के लिए भी और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए भी। अब जो राइटर है उनका ये कहना है कि भाई आपका जो फोकस है वो गलत जगह है। ऑलरेडी स्कीम्स में कई सारी प्रॉब्लम है, आप उसको पहले एड्रेस करिए। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि क्या प्रॉब्लम है? 5 मेजर प्रॉब्लम इन्होंने बताया। सबसे पहले पुअर क्वालिटी ऑफ राशन, राशन की क्वालिटी बहुत ख़राब है। सप्लाई चेन ऑफ टेक होम राशन इज़ इरेगुलर। द बजट फॉर टेक होम राशन फॉर चिल्ड्रन विच इज़ 8 रुपीज़ पर डे अ चाइल्ड हैज़ नॉट बीन रिवाइज सिंस 2018. Corruption in granting of contract and supply by large commercial entity despite order by Supreme Court since 2004 that the production and distribution should be decentralized and preferably through self-help group and महिला मंडल। तो 5 यहाँ पर इन्हें बताई हैं चीज़ें जिस पर सरकार को पहले फोकस करना चाहिए। इनकी प्रायोरिटी ही गलत है। काय की चीज़ों पर फोकस करें? भाई जो राशन क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। इसके अलावा जो सप्लाई चेन है वो भी रेगुलर नहीं है। 8 रुपये पर डे पर चिल्ड्रन बजट है 2018 से टेक होम राशन का, इसको आपने चेंज नहीं किया है। इसके अलावा आपकी जो सप्लाई चेंज है वो भी अभी कमर्शियल एंटिटी के थ्रू हो रही है। ये नहीं कि वहाँ लोकल के लोगों को ही एम्पावर्ड किया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, महिला मंडल को एम्पावर्ड किया जाए और वो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन करें इन सब चीज़ों का। सो इन पर फोकस होना चाहिए। आपने FRS इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे अननेसेसरली प्रॉब्लम और क्रिएट हो रही है। ऑलरेडी आधार बेस्ड वेरिफिकेशन हो रहा है जिसमें आप लोगों को थंब लगाना पड़ रहा है, बिना वेरिफिकेशन के तो नहीं मिल पा रहा है। सो यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर अननेसेसरली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए और कॉमन पीपल के लिए भी। जब FRS इंट्रोड्यूस किया गया तो आंगनवाड़ी स्टाफ से ऐसा कुछ कंसल्ट भी नहीं किया गया, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें मैसिव करप्शन की रिपोर्ट आ रही हो या प्रॉपर स्क्रूटिनी की गई हो जिसमें पता चले कि बहुत ज़्यादा लीकेजेस एंड करप्शन है, तो वो पब्लिक में रिलीज़ करना चाहिए। क्योंकि सरकार की अदरवाइज़ ऐसा लग रहा है प्रायोरिटी जो क्वालिटी इंप्रूव करने पे होना चाहिए स्कीम की वो नहीं है, रेदर की छोटा मोटा जो लीकेज है उस पर ज़्यादा दिख रही है। नाउ कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। FRS जो टेक्नोलॉजी है जनरली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होती है। इवन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी इसे यूज़ नहीं किया जा रहा है बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न। जैसे कि सैन फ्रांसिस्को जो कि मक्का ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी है वहाँ पर भी FRS को बैन कर दिया गया। सो प्राइवेसी कंसर्न्स एक बहुत बड़ा इशू है वर्सेस वेलफेयर ऑफ पीपल। इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो सरकार को देखते रहना चाहिए कि इस स्कीम के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर नेगेटिव आउटवे कर रहे हैं पॉजिटिव को तो सरकार वैसे वापस भी ले सकती है। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ जुडिशियल नज फॉलोइंग स्टक लेजिस्लेटिव बिजनेस। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 मेंस में जो अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो आ रहा है मतलब आ ही रहा है। क्या क्वेश्चन आएगा? द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 200 has significant implication for center-state relation. Discuss in the light of recent judgment on the governor's power to assent to bills. So basically इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट हैं किससे रिलेटेड? गवर्नर की पावर से रिलेटेड। कौन सी पावर? जो एसेंट देने की पावर है। कोई भी बिल उनके पास जब लाया जाता है तो उनके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं और उसी ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और रीसेंट जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट है उसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हर्ड आर्गूमेंट्स ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नर पावर अंडर आर्टिकल 200 पर्टेनिंग टू द असेंट
to bill passed by the state legislature. Earlier, a two-judge bench headed by Justice J.B. Pardiwala had fixed a timeline of 3 months for the governor to take the final decision on the bill submitted to him for assent. The same timeline was made applicable to President of India. So, एक्चुअल में इशू क्या था ये समझते हैं। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो कई ऐसे बिल थे जिनके ऊपर लेट गए थे ना, आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना वापस भेज रहे हैं, ना उसमें एसेंट दे रहे हैं, ना प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं रिव्यू करने के लिए, रिजर्व रख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, पड़े हुए हैं वो बिल। और ऐसे में हो क्या रहा है, जो गवर्नेंस है वो अफेक्ट हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि जल्द से जल्द गवर्नर उसे एसेंट दे, लेकिन गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर रहे थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पर 2 जज की बेंच ने ये वर्डिक्ट दी कि आप गवर्नर 3 महीने से ज़्यादा किसी भी बिल को विथहोल्ड नहीं कर सकता, उसे कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं अगर आपको रिजेक्ट करना है आप करिए, लेकिन 3 महीने के अंदर आपको ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सो टाइमलाइन फिक्स कर दी गई। उसके बाद सेम टाइमलाइन अब प्रेसिडेंट के लिए भी हो गई है। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल किया है कि क्या टाइमलाइन फिक्स करना कॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा संविधान में तो पहले कहीं नहीं लिखा था। सो क्या ये जो एक्ट है टाइमलाइन फिक्स करने का 3 महीने, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये सब रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में पूछा गया है। सो यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन का आंसर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो लीगली बाइंडिंग नहीं होगा, वो एज सच वर्डिक्ट नहीं कहलाती है। उसके मॉरल ऑब्लिगेशन ज़रूर हो सकते हैं पर वो वर्डिक्ट नहीं कहला रही है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कौन से आर्टिकल से होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे। द टाइम लिमिट फिक्स्ड बाय कोर्ट हैज़ रेज्ड आईब्रो इन द गवर्नमेंट एज वेल एज इन मीडिया। द जनरल डिफरेंस फ्रॉम द सेक्शन ऑफ मीडिया वाज दैट court cannot direct the governor or president who are high constitutional authority to act within a specified timeline when the constitution does not have any such time frame, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि भाई अब जो हायर अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, उनको बताएंगे कि कब उनको क्या करना है, और वो भी कोर्ट बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ना होने के बाद जो है ये जुडिशरी बताएगी कि कब क्या करना है, ये पॉसिबल नहीं है। सो ये इशू बार बार कोर्ट मीडिया और सरकार भी रेस कर रही है। आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 4 ऑप्शन फॉर गवर्नर व्हेन बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम आफ्टर बीइंग पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटर। आर्टिकल 200 है क्या, इसे जान लेते हैं। ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में आएगा ये, है ना। प्रीलिम्स 2026 में बहुत चांसेस है कि आपको पूछा जाए। सो जैसे ही बिल आया स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके पहली चीज़ कर सकता है भाई विथहोल्ड कर ले, है ना। तो बिल को एसेंट दे ही मत, रिटर्न कर दे वापस असेंबली में टू रिकन्सिडर द बिल एज अ होल, या फिर सर्टेन क्लॉजेस, या फिर उसे रिजर्व कर सकता है कंसिडरेशन के लिए फॉर प्रेसिडेंट। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। या तो आप विथहोल्ड कर लीजिए, या तो आप रिटर्न कर दीजिए, या फिर प्रेसिडेंट के लिए। एक बार आपने विथहोल्ड कर ली उसके बाद आप रिजर्व नहीं कर सकते। मतलब आपने एक बार रिटर्न कर दिया, है ना, आपने बोला कि हम एक बार रिटर्न कर रहे हैं और दोबारा से जब आता है वही बिल तो आप फिर उसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं कर सकते। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट वर्डिक्ट में कहा है टाइमलाइन फिक्स करने के साथ में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अब यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा है वो है पीडीटी आचार्य ने, और ये भी बहुत अच्छे आर्टिकल लिखते हैं। इनके आर्टिकल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, लोकसभा के ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों सही है, क्या आर्गूमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के टाइमलाइन फिक्स करने को सही ठहराता है। Under Article 163, Governor is required to exercise his function only on the aid and advice of Council of Minister, except in the matter specified by or under Constitution। ठीक, तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि गवर्नर को किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। अब स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा बिल तो उसे एसेंट देना ही चाहिए। द कोर्ट हैज़ इन वेरियस केसेस फ्रॉम शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब टू नवाम रेबिया मेड इट क्लियर दैट द गवर्नर कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक्सेप्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। सरकारी एंड पुंची कमीशन टू रिट्रेटेड दिस वेल रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। तो ऑलरेडी यार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बिना, है ना, कोई काम नहीं होगा। सब कुछ एड एंड एडवाइस पर ही चलने वाला है। सो यहाँ पर चुपचाप आप जो है जो भी बिल आया है 3 महीना छोड़ो, आपको तुरंत ही
10 दिन 15 दिन के अंदर उसे साइन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द पॉइंट दैट हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड बाय द कोर्ट एंड जुडिशियल कमीशन इज दैट द गवर्नर इज जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड द रियल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ऑब्वियसली यार, है ना, ये अपॉइंटेड अथॉरिटी है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, अपॉइंटेड अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि देश कौन सा बिल पास होगा, नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जो इलेक्टेड अथॉरिटी है वो अकाउंटेबल है। लोग अगर बिल नुकसान कर रहा है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर क्लियर कट ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है गवर्नर और उनका काम सिर्फ जो है रबर स्टाम्प लगाने का है और कोई काम नहीं है। जो रियल पावर है वो एग्जीक्यूटिव के पास है। सो ये दूसरा आर्गूमेंट हो गया। 1935 एक्ट की बात करते हैं, उसमें सेक्शन 75 में सेम जो है आर्टिकल था, है ना। मतलब यहीं से हमने सेक्शन 75 से ही आर्टिकल 200 जो है बनाया है ना, एज इट इज़ उठा लिया है। बस उसमें कुछ वर्ड यूज़ किए गए थे, गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन आर्टिकल 200 में ये इन हिज डिस्क्रिशन को हटा दिया गया है। सो इससे ये भी समझ में आता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे वो भी यही चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 200 का यूज़ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही होना चाहिए। समझ में आया? ये तीसरा आर्गूमेंट हो गया। तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड अदर 2025 का जो केस था उसमें भी यही चीज़ पर फोकस किया गया। यही कहा गया कि अगर एड एंड एडवाइस पे काम नहीं करेंगे तो जो गवर्नर है वो सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर बन सकते हैं। नेक्स्ट है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने क्या कहा था कि 200 आर्टिकल के अंदर गवर्नर जब भी डिस्चार्ज कर रहा है अपने फंक्शन तो उसको अबाइड करना पड़ेगा एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, है ना। मतलब जो भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा वही करेगा, एक्सेप्ट इन रेयर सर्कमस्टांसेस। और वहाँ पर वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकता है, लेकिन कब? जब बिल पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। और इतने सारे बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हो ही नहीं सकते। और जिस तरह के बिल पर अभी गवर्नर सोया हुआ है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट टाइम लिमिट, कि क्या टाइम लिमिट होना चाहिए जो कोर्ट ने प्रिस्क्राइब की है। फ्रॉम द आर्गूमेंट्स मेड ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इट इज़ clear that it has a strong objection to the time limit. It is true that no time limit has been prescribed by the article 200 and 201. It is obvious that court fixed the time limit because some of the governor had sat on the bills for years together without exercising any of the option available under 200. The question is whether the constitution permits such course of action. It is not. ना, इट डज़ नॉट। बेसिकली जो टाइम लिमिट डाली गई है ये कॉन्स्टिट्यूशनल परमिट करता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारी चीज़ें नहीं हैं और जो केंद्र सरकार है ये भी इसके पक्ष में नहीं है और इसलिए ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली कौन कर रहा है ये सब? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नर किसके कहने पर रोक रहे हैं ये बिल? सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर रोक रहे हैं, क्योंकि वो सेंट्रल एजेंट की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, न्यूट्रल पर्सन की तरह यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली जब समझ में आ रहा है कि सरकार का यही रुख है कि ये टाइम लिमिट तो बिल्कुल सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोर्ट नहीं बता सकता कि क्या करना है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस फॉलो हो, है ना, और प्रॉपरली जो है जो गवर्नेंस है वो चलता रहे स्टेट का। तो इसलिए उसने इस तरह की वर्डिक्ट दी है। अब क्या किया जा सकता था? ऐसे में कोई रेमेडी पॉसिबल है क्या? आर्टिकल 355 कैन क्रिएटिवली इंटरप्रेटेड टू मीन दैट यूनियन गवर्नमेंट कैन इंटरवीन टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर 355 इन्वोक किया जा सकता है। 355 में कहा गया है कि वो केंद्र सरकार इंश्योर करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। सो यहाँ पर जो 355 है उसने डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट पर इम्पोज की है ड्यूटी कि वो गवर्नर को कहे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म करे। पर ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ही तो यही चाह रही है, केंद्र सरकार ही तो कर रही है, गवर्नर क्या ही करेगा। ठीक, इन नो केस has the union intervened to direct a governor to clear the bill that he sat on for years. That has forced the Supreme Court to fix the time limit now, है ना। तो बेसिकली सरकार कुछ नहीं कर रही थी, केंद्र सरकार, गवर्नर, और इस तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को डेस्परेटली इस पर एक्ट करना पड़ा और इस तरह की टाइमलाइन सेट करनी पड़ी सो दैट कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो स्मूथन चल सके। The judgment in the two recent cases, State of Punjab versus Principal Secretary to Governor 2023 and the State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu, in fact landmark judgment which struck a blow
for federalism. Judges interpret the constitution and clarify the legal ambiguities, and in that process ऑल्सो क्रिएट न्यू रूल्स. ठीक है, तो ये जो दोनों जजमेंट है 2023 वाला और 2025 वाला, ये लैंडमार्क है यार. ये जो फेडरलिज्म को झटका लग रहा था गवर्नर के रोल से, उसके लिए ये जजमेंट ब्लो है. फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसको इसने बढ़ाया है. और जो जजेस होते हैं वो यही करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार इंटरप्रेट करते हैं, उसकी जो लीगल एम्बिग्विटीज़ होती है उसे क्लैरिफाई करते हैं और नए रूल्स बनाते हैं. ऐसे ही तो मेनका गांधी केस में हुआ था. आर्टिकल 21 का जो इंटरप्रिटेशन है वो कितना एक्सपांड कर दिया गया. सो सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से क्या करते हैं, चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सपांड करते हैं समय के हिसाब से, कंटेम्प्रेरी टाइम के हिसाब से, है ना. ओवरऑल पर्पस क्या है यार, गोल यहाँ पर स्मूथ लेजिस्लेटिव प्रोसेस होना चाहिए, गवर्नेंस अफेक्ट नहीं होना चाहिए और पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होना चाहिए. सो ये सारी चीज़ें करने में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कामयाब रही है. सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा. होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे.